अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम दो बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट का जो इजलास हुआ है वो बहुत उसकी सिग्निफिकेंट एक प्रेस रिलीज आई है, जिसमें एक चीज़ बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बगैर कहे कुछ ऐसा कहा गया है जो बहुत अहम है, हम आपको बताते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे, आज आपको मालूम है इंसानी हकूक़ की कारकुन और वकील ईमान मज़ारी गिरफ़्तार हो चुकी हैं अपने शोहर हादी अली चट्टा के साथ। उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है ये भी बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन है, और ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस क्या हरकतें कर रही है, किस तरह से ईमान मज़ारी को ट्रीट किया जा रहा है, ये सब भी हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। तो अब अदील, बाकी तो इस प्रेस रिलीज में ना तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आर्डिनेंस का जिक्र है, ना 26वीं आईनी तरमीम के बारे में कोई जिक्र है, ना कुछ है। लेकिन एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है, जस्टिस याहिया अफरीदी का इसमें प्रेस रिलीज में नोट कर रहा था कि 2 दफ़ा जिक्र है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का 3 दफ़ा जिक्र है, और किसी दूसरे जज का इस प्रेस रिलीज में बाय नेम जिक्र नहीं है। ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह का पहले पैराग्राफ में भी जिक्र है, ठीक है, कि उन्होंने वीडियो लिंक पर शिरकत की। फिर यह है कि उन्होंने केस मैनेजमेंट का उनकी जो उन्होंने तैयार किया था 2023 में, वो यहाँ पर हुआ कि बैकलॉग किस तरह कम करना है। और फिर आखिर में कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना इजाफी तजावीज़ भी दी। ठीक है, लाइक जस्टिस मंसूर अली शाह इस प्रेस रिलीज में डोमिनेट कर रहे हैं। ये क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या पैगाम दिया जा रहा है कि लाइक जस्टिस मंसूर अली शाह को जिन लोगों ने सीन से आउट किया है उनको पैगाम दिया जा रहा है कि नो, ही इज़ वेरी मच इन एंड ही इज़ स्टिल द गाइडिंग फिगर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जिक्र जो है वो गैर मामूली तौर पर है यहाँ पर इस एलामिया के अंदर, और इसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से भी ज़्यादा है कि बहुत से लोग ये समझ रहे थे, अव्वल तो अब भी बहुत से लोग ये दावे कर रहे हैं जब हम ये वीडियो कर रहे हैं कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुस्ताफ़ी हो जाएं। एक तो पैगाम उनके लिए है, दूसरा ये भी पैगाम दिया जा रहा है उन ताकतों को, उन हलकों को जिन्होंने एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी तैनाती का प्रोसेस ही मुतनाज़ा किया, और फिर अपनी मर्ज़ी से एक चीफ़ जस्टिस जो कि सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे उनको अपॉइंट किया। उनको बता रहे हैं वो तीसरे नंबर वाले जज कि भाई पहले और दूसरे वाले भी मेरे साथ हैं और हम एक साथ ही रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और क्योंकि ये भी लोग कह रहे थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट में तो रहें मगर फ़ैसला साजी में उनको ज़रा पीछे कर दिया जाएगा, और फिर जो उनके नीचे जूनियर जजेस होंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो चीफ़ जस्टिस होता है वो अपने से सीनियर्स को तो नहीं, अपने से जूनियर्स पर ही वो बात कर सकता है। तो उन्होंने एक तो इनको रिस्पेक्ट दी है, दोनों जजेस साहिबान को ऑनर किया है, और दूसरा ये पैगाम दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्किंग होगी वो अब ऐसे चलेगी। आपने भले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सिस्टम से आउट करने की कोशिश की है, मगर ही इज़ वेरी मच इन द सिस्टम नाउ, और आपने इसके हवाले से 2-3 डेवलपमेंट्स भी देखी हैं। सबसे पहली तो चलें, फुल कोर्ट मीटिंग आज होगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील, वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पैगाम थी उन तमाम हलकों के लिए, जिसमें न सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया था। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की इस मीटिंग का, जो एलामिया जारी हुआ है उस एलामिया में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरे ज़राए ये दावा कर रहे हैं असद अली तूर साहब कि इस मीटिंग में एडहॉक जजेस शरीक नहीं थे। ये जो एलामिया है इसमें एक सतर लिखी हुई है, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं पढ़ देता हूँ जी प्लीज़। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर द चेयरमैनशिप of Justice Yahya Afridi, Chief Justice of Pakistan, it was attended by all the honorable judges including Justice Mansoor Ali Shah who joined through video link। अब जो all the Supreme Court judges हैं ना सर, ये आइन के तहत 17 ही होते हैं, ठीक है, और वो जो 2 होते हैं ना एडहॉक जजेस, वो बेशक आइन में डिस्क्रिशन है, उनको लेके आया जा सकता है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर नहीं होते। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, अगर मेरी खबर दुरुस्त है तो ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि एडहॉक जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी खबर है। एक तो एडहॉक और जजेस सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी फैसला साजी में उनकी इनपुट नहीं ली उनकी जाएगी। इनपुट नहीं, उनको जिस मकसद के लिए लाया गया है बैकलॉग कम करने के लिए वहीं तक महदूद और रखा आपको याद होगा जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी उस वक्त भी जस्टिस याहिया अफरीदी उनके हक में नहीं थे। अव्वल तो उन्होंने उनकी जस्टिस तनख्वाह पर भी इतराज उठाया था और कि इवन जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की जानिब से जब ये पहली दफ़ा इनकार किया गया कि वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं या उसके डर से, वो उन्होंने कहा कि जो जज सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाए
उस जज को फिर सुप्रीम कोर्ट में लाने की कोई वजह बनती नहीं है। बहरहाल उस वक्त काजी फैसल साहब की ख्वाहिश थी, उन्हें नंबर पूरे करने थे, आपको मालूम है 63A का रिव्यू था, खेलना था, उसके लिए उनको वो बड़ी जरूरत उस सब में वो बड़े जी। उनका किरदार जो था वो कलीदी था। अदरवाइज़ अब मैं तो ये समझ रहा हूँ ये जो चीज़ें सर डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जैसे CI आफरीदी साहब जो हैं वो हमें ये लग रहा है कि वो हमें सरप्राइज़ कर रहे हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उनसे कि वो इस तरह फ्रंट फुट पर आकर चीज़ों को करेंगे। उन्होंने तो बड़ी एक हार्ड कोर किस्म की सर लाइन ले ली है। हम लोग तनकीद कर सकते हैं इस एलामिया पर कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, बड़ा फुसफुसा सा एलामिया है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, मगर बहुत कुछ है। ठीक है, 3 दफ़ा अपना नाम उन्होंने 2 दफ़ा लिखा है, जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम उन्होंने 3 दफ़ा लिखा है। एग्जैक्टली। और 3 दफ़ा सिर्फ नाम नहीं लिखा, उनसे मंसूब बातें कोट की हैं। अपने से मंसूब बातें उन्होंने नहीं कोट की कि मैंने क्या कहा, क्या मैंने, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने 2 जिसे कहते हैं वो दिसंबर को इजलास बुला भी लिया है। बिल्कुल, इजलास तो दोबारा मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है अदील कि इस एलामिया में वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह डोमिनेट कर रहे हैं इस एलामिया में, वो हदायत दे रहे हैं, तजावीज़ दे रहे हैं, और उनकी तजावीज़, उनकी हदायत, उनका बनाया हुआ केस मैनेजमेंट सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है प्रेस रिलीज़ में, एलामिया में। देखिए देखिए बाकी भी तो 16 जजेस थे ना, बिल्कुल उनकी तरफ से जो इनपुट्स है वो इसका हिस्सा नहीं है। जस्टिस जिक्र ज़रूर है कि दीगर जजेस ने भी अपनी इनपुट दी है, मगर जो नाम लिया जा रहा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, और इसकी एक वजह भी है केस मैनेजमेंट कमेटी, एक जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का बड़ा अच्छा इकदाम था, हम उसको सराहते थे। जब वो नए नए चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने बड़े इनकलाब लाने की कोशिश की थी, आपको याद होगा। केस मैनेजमेंट कमेटी बनी थी एक, उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जस्टिस मुनीब अख्तर वाज आल्सो पार्ट ऑफ। उस कमेटी ने अपनी कुछ तजावीज़ तैयार की, मगर बाद अज़ां उनके ऊपर शायद काजी फाइज़ साहब इत्तफाक नहीं कर सके, या जो भी है उनकी मंजूरी नहीं हो सकी, क्योंकि फुल कोर्ट मीटिंग तो बुलाई नहीं जा रही थी बहुत से मामलात के ऊपर। तो वो उनका एक बेबी था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, और उन्होंने उस पर बड़ी वर्किंग की है। उन्होंने ना सिर्फ इस पर वर्किंग की थी, उन्होंने, आपको याद होगा, जो जुडिशल कमीशन के रूल्स मेकिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया था, जैसे काजी फाइज़ साहब ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो अगेन ये भी वही मामला है। तो काजी साहब मिले हुए थे हुकूमत के साथ, उनको आईनी तरमीम चाहिए थी बस, ताकि वो अदालत तबाह होती, इनको एक्सटेंशन मिलती, तरसते तरसते चले गए एक्सटेंशन को। सूरत हाल ये है कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब, दैट मीन्स के ही अग्रीज विद जस्टिस मंसूर अली शाह ऑन केस मैनेजमेंट सिस्टम, और वो अब चाहते हैं कि वो जो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे चीज़ें उनको दोबारा से नाफिजुल अमल किया जाए। और हम ये भी देख रहे हैं कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब बड़े एक्टिव चीफ जस्टिस के तौर पर नज़र आ रहे हैं। आज आपको मैं बता दूं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे तो मुझे ये इतला मिली कि आज मुख्तलिफ ब्रांचेस का उन्होंने सरप्राइज़ विजिट भी किया, और अचानक अभी हम ये बात कर रहे थे कि हमने देखा जो फ़ोटोस्टेट वाली जगह नहीं है जहाँ पर हम अक्सर फ़ोटो कापीज़ करवाते हैं, वहाँ पर वो आए, वहाँ पर साथ बैंक है, बैंक का उन्होंने दौरा किया। और कल बताया ये जा रहा है कल ग़ालिबन उनकी कुछ जो मुलाजमीन हैं हफ्ते के रोज़, उनसे जब बात हुई, उन्होंने एक छोटी सी स्पीच वहाँ पर की, तो उन्हें ये बावर कराया कि भाई देखें, आपको अपना काम करना है, दिलजोई के साथ काम करना है और माइंड नहीं करना, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी जगह पर आ सकता हूँ, आपका जो विज़िट है सरप्राइज़ विज़िट मैं कर सकता हूँ, तो आपने उस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं करना, ये मेरा एक तरीक़ाकार है और जो कि होना चाहिए। देखें, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है वो अदालत तो नहीं है ना, आपने इंतज़ामी साइड के भी आप हेड हैं, तो आपको ओन करना है उन चीज़ों को। बहुत सारे इनफैक्ट चीफ जस्टिस के पास जो इजाफी चीज़ होती है वो होती यही है कि वो इंतज़ामी उसके पास इख्तियार होता है, अदरवाइज तो वो तमाम जजेस की तरह एक जज है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। तो हम देख रहे हैं जस्टिस याह्या आफरीदी जो हैं इस वक्त अमली तौर पर कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ वो अपने बसात में कर सकते हैं, जो कुछ वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बेहतरी ला सकते हैं। आप देखें, जो केस मैनेजमेंट की आज यहाँ पर बात हो रही है, आपने कॉज लिस्ट देखी, तमाम बेंचेस को 2 जजेस पर मुश्तमिल किया गया है, 2 रुकनी बेंचेस जो कि अमूमन नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी होते हैं। डिवीजन बेंचेस बनाए गए हैं मां सिवाय एक फौजदारी का। तो ये इससे तासुर यही मिलता है कि अब अव्वल तो ये पहले 5 बेंचेस होते अगर 3 रुकनी होते, अब उनकी तादाद हो गई है 8। उससे केसेस जो हैं वो ज़्यादा डिसाइड होंगे, और केसेस की तादाद भी इन्होंने जो पहले काजी फाइज़ साहब के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 हुआ करती थी एक बेंच के सामने, वो अब 30 कर दी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे इक़दामात हैं, लेकिन असल मुद्दा है सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस। मुझे नहीं मालूम कि आज उसके ऊपर बात हुई है या नहीं हुई। इस एलामिया के मुताबिक तो उसका कोई जिक्र नहीं है, ना ही उस 26वीं आइनी तरमीम का। मेरी एक गट फीलिंग है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ इतलात भी हैं कि वो मामला ज़रूर ज़ेर बहस आया होगा। अदरवाइज़ ये मीटिंग आज इसका कोई फ़ायदा नहीं था। और जस्टिस मंसूर अली शाह अगर इस मीटिंग में हों, जिन्होंने 2 रोज़ कबल एक ख़त के अंदर क्या कुछ नहीं लिखा, वो आज अगर इसके ऊपर बात नहीं करते तो ये बात तो मेरी समझ से बालातर है। और नंबर तो देखिए ना, लाइक अब सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की जिसे कहते हैं ना इख्तियारात की बात है,
ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसके ऊपर अंदर गुफ्तगू नहीं हुई होगी कि ये हमारे साथ क्या हुआ है और अब हमारा तरीक़ाकार काम का क्या होगा, किस तरह आईनी बेंचेस और के पास क्या केसेस होंगे, किधर क्या केसेस होंगे। ठीक है, जो कि जस्टिस या अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने के बाद पहले दिन कहा भी कि मैंने रजिस्ट्रार को कह दिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कि वो देखें बनाएं एक कैटेगरी जिसमें आईनी केसेस का वो करें। तो वो जाहिर बात है आज उधर भी बात हुई होगी, लेकिन एलामिया में जिक्र ना करना इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि क्या वो अपने कार्ड सीने से लगाना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि मीडिया में ज़्यादा बहस बने और कोई कंट्रोवर्सी बने जिससे चीज़ें दोनों साइड से ट्रिगर हो जाए। मुझे ये लगता है कि अभी शायद इंतज़ार किया जा रहा है उस जुडिशल कमीशन का जो कन्वीन होना है। जुडिशल कमीशन अव्वल तो तश्कील पाना है, उसके बाद उसकी मीटिंग कन्वीन होनी है और उसमें जो कुछ होगा वहाँ पर हमें अंदाज़ा होगा कि जजेस क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अभी जजेस साहिबान ग़ालिबन उन्होंने आपस में तय भी किया हो कि हमें जो भी बात हम डिसाइड करेंगे उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा, जब वक्त होगा, मुनासिब वक्त होगा। क्योंकि अभी वो कुछ डिसाइड भी कर लें सर, वो बेख्तियार हैं। आप देख लें ना, आपकी हुकूमत ने जजेस के हाथ बांध दिए हैं। जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस उनके सामने आ सकती हैं मगर वो उनको फिक्स नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो ख़ुद नहीं बना सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस जुडिशल कमीशन ने बनाना है। तो मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जब वो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, उस जुडिशल कमीशन के इजलास में जो कुछ होगा उसके बाद फिर मुझे लगता है कि जजेस की जानिब से कोई रिस्पॉन्स सामने आएगा। तो अब फिर फुल कोर्ट तो हो गया, तो क्या अब हम वेट करें जुडिशल कमीशन का इजलास कब बुलाया जाता है, ताकि फिर पता चले उसमें कौन कौन शरीक होता है, कैसे उसकी तश्कील जो हुई है वो उसको करते हैं और फिर किस किस्म के आईनी बेंचेस के लिए वो जजेस चुनते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि अगर तो वो जो राना सनाउल्लाह साहब ने कल अपना कार्ड शो कर दिया कि हमारा बंदा तो अमीनुद्दीन खान है, ठीक ये है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है सर। अंदाजा करें ना, हुकूमत अब खुलेआम कह रही है कि याया अफरीदी हमें चीफ जस्टिस के लिए कबूल था, आईनी बेंच में कबूल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे हमने वारदातें डाल दी हैं। ठीक है, और ये मंसूर अली शाह मुतनाज़ा हो गया है। अमीनुद्दीन खान जिसने इतना हीरो जैसा नोट लिखा है कि आप अदालत के फैसले पर अमल ना करें, ठीक है, जिसने अदालत की रिट ख़त्म करने की कोशिश की, उसको वो कह रहे हैं जिस तरह उसको कमेटी में डाला था ना ऑर्डिनेंस ला के, इस तरह उसको आईनी बेंच में भी डालो। ठीक है, क्योंकि उसको डालोगे तो वो बड़ा काम डालेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, सॉरी टू से मतलब यही तासुर जाएगा ना कि अगर हुकूमती अशखास आके एक जज का नाम ले लेके ख्वाहिशें ज़ाहिर कर रहे हो कि ये चाहिए, ये बड़ा क्यूट है, ये बड़ा क्यूट काम करेगा। तो अब मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर ये आईनी बेंच की तश्कील होती है, पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं क्योंकि साथ साथ टिकट्स फाइल कर रहा हूँ, मैं इस वजह से वो नहीं कोई इशू नहीं। अच्छा, ये जो आईनी बेंच की अब अगर तश्कील की तरफ मामला जाता है, आपको लगता है कि जस्टिस याया अफरीदी वहाँ पर भी डिक्टेशन लेंगे और वो जिसे कहते हैं जुडिशल कमीशन में उसी तरह मामला चलेगा? वैसे तो हुकूमत के पास अक्सरियत है, उसमें 2 हुकूमत के एमएनए और सेनेटर हैं, एक जो इजाफी मेंबर उन्होंने लेना है 3 हो गए, लॉ मिनिस्टर 4 हो गए, अटॉर्नी जनरल 5 हो गए, पाकिस्तान बार कौंसिल 6 होगी, ठीक है, और अमीनुद्दीन खान साहब 7 हो गए। 7 वोट तो उनके पास हैं, तो बाकी में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं 25 तारीख से पहले ना 25 अक्टूबर से पहले इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल से दे पाता, या मैं ये कहता कि अभी हमें इंतज़ार करना होगा। मगर 25 तारीख को जब जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जस्टिस काजी फैसल साहब के एजाज़ में दिए जाने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने एक जुमला कहा, वो जुमला था ट्राइकोटमी ऑफ पावर का। ठीक है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो डिक्टेशन लेंगे। मुझे नहीं लगता इस फुल कोर्ट को कन्वीन करने या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने और आज के इस एलामिया में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जिक्र 3 दफ़ा करने के बाद जस्टिस याया अफरीदी साहब हुकूमत से डिक्टेशन लेंगे और हुकूमत की मर्ज़ी का आइनी बेंच तश्कील देंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला सर देखें ना, हम अगर अनबायस्ड होकर ज़रा सोचें, इसको ऑब्जेक्टिवली देखें, तो आइनी तरमीम जो की गई है इससे आपने जुडिशरी जो है उसको कमज़ोर तो किया ही है, मगर आपने आइनी तरमीम की है आइन के ही बुनियादी ढांचे के अगेंस्ट जाकर, तो जो कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर के असूल के भी ख़िलाफ़ जाता है। अगर आप अदलिया के मामलात में अदलिया की आज़ादी को सलब करने की कोशिश करते हैं किसी आइनी तरमीम के ज़रिए, तो मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी साहब हैज़ मेड इट वेरी क्लियर अब तक तो कम अज़ कम। और मुझे ये लगता है, जैसा कि आप राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र कर रहे हैं, हुकूमत को अब अगले कार्ड जो हैं बड़े सोच समझ कर चलने होंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है जुडिशल कमीशन, अव्वल तो उसका बनना और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील, तो पहला इजलास होगा जुडिशल कमीशन का, ऑब्वियसली हेड उसको चीफ जस्टिस कर रहे होंगे।
तो ये बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, बिलखसूस वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के लिए। अव्वल तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उन्होंने उनके अगेंस्ट जाकर एक फ़ैसला दिया, उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी जो उनके नॉमिनी हैं उनको चीफ़ जस्टिस बनाने के बाद पहली ही मीटिंग में उनसे डाइसेंट करके उनकी राय के बरखिलाफ़ अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो भी एक वकील हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से उनका ताल्लुक़ है, और सुप्रीम जो हुकूमत है उसका भी एक उसने भी शो करना है अपना एक क्या कहते हैं गुड इंटेंशन शो करनी है टूवर्ड्स जस्टिस याह्या अफरीदी, टूवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट, टूवर्ड्स पब्लिक को उन्होंने ये तासुर देना है कि भाई अगर हमने एक जज को बनाया है चीफ़ जस्टिस तो हम उसको ऑन कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने जिसको बनाया है उसके ख़िलाफ़ अगर राना सनाउल्लाह साहब कल अगर बयान दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल को पूरी हुकूमत शुरू हो जाए कि ये चीफ़ जस्टिस हमारा नहीं है, तो फिर इस हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी किधर गई। तो बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन बन चुकी है, और मुझे ये लगता है कि इस पूरी सिचुएशन से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया दिल। मैं ज़रा ईमान मज़ारी के केस के ऊपर आपको अपडेट दे दूं, लेकिन आज की जो प्रेस रिलीज़ है उसको अगर आप देखें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आज के फुल कोर्ट के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह डोमिनेट करते रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह वाज द ड्राइविंग फैक्टर आज जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ है, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और इसका सिर्फ इजहार उस फुल कोर्ट में नहीं हुआ, जैसे याह्या अफरीदी ने प्रेस रिलीज़ का हिस्सा बना के कि ही इज़ द गाइडिंग फिगर, ये बता दिया है कि अदालत ने बेशक इन्होंने आइनी तरमीम के ज़रिए जस्टिस याह्या अफरीदी को ले तो आए हैं, लेकिन शायद एक्सेप्टेंस उस आइनी तरमीम की वैसे नहीं है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को यूँ बाहर कर लें। और मेरे ख्याल में इसके बाद अब जो चीखें हैं जो यूट्यूबर्स जो काजी फ़ैसल साहब ने पाले हुए थे और उन्हीं की दी हुई हड्डियों पर कभी वो उनको कोई नोट लिख के मारते थे तो वो बाहर चैं चैं शुरू कर देते थे, कभी वो कोई नोट जारी करते थे तो वो चैं चैं शुरू कर देते थे, कभी किसी जज के बारे में कुछ लिखते थे तो वो चैं चैं शुरू कर देते थे। मेरे ख्याल में अब उनकी ज़रा चैं चैं आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि वो अब कहेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दें, पहले से भी वो कैंपेन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम ईमान मज़ारी, आपको मालूम है बड़ी प्रोमिनेंट है इंसानी हकूक़ के लिए, उनकी जो एडवोकेसी है और सहाफ़ियों के लिए, लापता अफराद के लिए, बलोचों के लिए, PTM के लिए, इन सब के केसेस वो करती हैं, और यहाँ पर उनकी बहुत ही अहम होती है। अगर आप देखें हमारे लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू के केसेस वो कर रही हैं, मेरे केसेस कर रही हैं। इसके अलावा बलोच तलबा को जो यूनिवर्सिटियों में एजेंसियों में जाके हरासा कर रहे थे उसके ख़िलाफ़ केस वो कर रही हैं। राशिद हुसैन बलोच का केस वो कर रही हैं। महारंग बलोच का नाम ECL में है, उसका केस वो कर रही हैं। देयर नंबर ऑफ़ केसेस जो ईमान मज़ारी करती हैं, और ये बग़ैर किसी फ़ीस के करती हैं, 1 रुपया लिए बगैर करती हैं। और उनको अब इस्लामाबाद पुलिस ने आज सुबह उनके शोहर हादी अली चट्ठा के साथ हिरासत में ले लिया, और ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिस अंदाज में उनको हिरासत में लिया गया। उनके ख़िलाफ़ 2 रोज़ कबल एक जो पुलिस ने एक सड़क ब्लॉक कर रखी थी, वहाँ पर उन्होंने पुलिस से ये दरख्वास्त की बार बार कि आप ये बैरिकेड हटा दें, क्योंकि वो केस में पहुँचना चाह रही थी। अख्तर मेंगल साहब की वो वकील थी जो अभी हाल ही में उन पर FIR कटी है, और अख्तर मेंगल साहब के 2 लोग अरेस्ट हुए हुए थे, उनकी ज़मानत के लिए वो जाना चाह रही थी। तो कोर्ट का उनका टाइम निकले जा रहा था, तो पुलिस ने जब उनको रास्ता नहीं दिया तो वहाँ पर उनकी तलखी हुई। पुलिस वाले ने उनको बैरियर मारा उठा के, जिस पर उनके शोहर भी तल्ख हो गए और उन्होंने पुलिस वाले को धक्का दिया। अब उसके ऊपर अब आप हालत देखिए, FIR काटी गई और काटते सार अपारा थाने में इसको सील कर दिया गया। और आज सुबह जब ईमान मज़ारी अपने शोहर के साथ कोर्ट जा रही थी, अदालत ही जा रही थी अपनी केस के लिए, तो रास्ते में पुलिस ने और सादा कपड़ों में एजेंसियों के लोगों ने मुबैना तौर पे उन्होंने उनको रोक के दोनों को अरेस्ट किया, और उठाया नहीं, अभी तक वो उठाए गए हैं क्योंकि उनका अरेस्ट अनाउंस नहीं किया गया। और उनकी जो एसोसिएट थी उनको भी उन्होंने गाड़ी में मबहूस रखा, और फिर उनकी गाड़ी लेके हमारी आंखों के सामने चले गए। जब हमने पूछा कौन है तो कहने लगे कि हम तो वो उनके घर से आए हैं, गाड़ी घर लेके जा रहे हैं। लेकिन वो गाड़ी लेके, हमें था कि अपारा थाने जाएंगे, अपारा थाने नहीं गए, सेक्रेटेरिएट थाने ले गए। हम सेक्रेटेरिएट थाने पहुँचे, वहाँ पर हमने बार बार पुलिस से दरख्वास्त करते रहे। उनके वकला जो ईमान मज़ारी के वकला थे, ज़ैनब जंजुआ और फिर अदील और दीगर जो उनके वकला थे, अभी कुंडी साहब भी आ गए थे, तो वो लोग मुतालबा करते रहे कि आप हमें FIR की कॉपी दें। और मैं बतौर सहाफ़ी यहाँ मौजूद था, ईमान मज़ारी की वालदा भी, शरीन मज़ारी भी आ गई। वो भी बार बार कहती रही कि मेरी बेटी को आपने टॉर्चर तो नहीं किया, मुझे मिलने दें, मुझे दिखाएं। आप सोच सकते हैं एक माँ कैसे परेशान होगी। और पहले तो मैं जाता सर पुलिस ने झूठ बोला, उन्होंने कहा कि वो है ही नहीं है सेक्रेटेरिएट थाने में, और सामने हमने पकड़ ली, गाड़ी खड़ी हुई थी ईमान मज़ारी की।
हमने कहा तो गाड़ी उनकी जगह खड़ी हुई, आप कैसे कहते हैं यहाँ पे नहीं? तो फिर वो थोड़ा सा घबरा गया, नहीं नहीं हम अथॉरिटी से इजाज़त ले रहे हैं, आपको भी अपडेट करते हैं, अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं। और क्या आपको यकीन करेंगे आप कि 11 बजे का उनको हिरासत में लिया गया, इस वक्त 6 बजने वाले हैं। ना ईमान मज़ारी से मुलाकात करवाई गई है, ना FIR की कॉपी दे रहे हैं, ना बता रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी डाली है। तो अभी तक आप कह सकते हैं कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा अगवा हैं, किसी को मिलने नहीं दे रहे, किसी को बात नहीं करने दे रहे पुलिस वाले। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा है, वफाकी दारुल हुकूमत में हो रहा है, किसी इधर उधर किसी गांव के थाने में नहीं हो रहा। FIR कटी हुई है पारा थाने में, उनको अगवा करके ले गए सेक्रेटेरिएट थाने में, और वहाँ से भी थोड़ी देर पहले ईमान मज़ारी को वुमेन पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दिया है, जबकि हादी अली चट्ठा को अब पारा थाने ले गए। और वहाँ पर भी अब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, हादी अली चट्ठा को उन्होंने गाड़ी में बंद रखा हुआ है, किसी को हादी अली चट्ठा से नहीं मिलने दे रहे, ईमान मज़ारी से भी किसी को एक्सेस नहीं दे रहे। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा बगैर कुछ खाए पिए आज सुबह घर से निकले थे, उनकी वालदा बता रही हैं, तो ना खाना देने दे रहे हैं, ना बात करने दे रहे हैं। नहीं मालूम कि क्या ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पर कोई टॉर्चर किया गया है, क्योंकि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, किस वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा। और FIR जो ज़राए बता रहे हैं, पुलिस ज़राए बता रहे हैं कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगा काटी गई है। अभी कौन सी दहशतगर्दी कर दी उन्होंने? लेकिन ज़ाहिरी बात है, ईमान मज़ारी जिन लोगों की आवाज़ है, जिन लोगों के लिए वो आवाज़ उठाती हैं, वो मज़लूम तबके हैं पाकिस्तान के, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे बलोच हों, चाहे लापता अफराद हों। और इस वक्त हमारी रियासत जिस हद तक जाबिर हो चुकी है, जिस हद तक जिसे कहते हैं ना दरिंदा सिफ्त हो चुकी है, तो उसको ऐसी आवाज़ों को कुचलना है। तो उनको बहाना मिल गया कि नहीं, वो उन्होंने वो पुलिस का बैरियर क्यों हटाने की कोशिश की, रुकावट क्यों तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि उसको बहाना बना के इनको अब लंबा केस में अंदर लेके जाओ। और अब ज़ाहिर बात है उनके ऊपर इंसानी दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी गई है, जो कि बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है और काबिल मज़म्मत है। और ये कहाँ पे हो रहा है? इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, ये कहीं और दूर दराज नहीं हो रहा कि एजेंसियाँ यूँ पुलिस को अपने टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करती हैं कि इसको गंदा करना है, इसको जेल में डालना है, डाल दो। लाइक आपने अगर अरेस्ट कर लिया है, आप FIR की कॉपी दें ताकि वकला जाके ज़मानत दायर कर सकें। FIR की कॉपी नहीं दे रहे, FIR का कंटेंट नहीं बता रहे उस FIR में क्या लिखा हुआ है, मुलाकात नहीं करा रहे, देखने नहीं दे रहे कि कहाँ पर हैं वो दोनों। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।